नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज को साथ में लेके हुए चल रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को लेक्चर समझ में भी आ रहा होगा और आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिल रहा होगा। आज के वीडियो हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं रामसर साइट के बारे में कि भाई आर्द्र भूमियां होती हैं, क्या होती हैं, कब से इनको स्टार्ट किया है, करंट में कौन कौन सी अपडेट हुई है, उन सब के बारे में जानेंगे। इसके माध्यम से हम लोग एक स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को आराम से समझ में आ जाए। उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक का जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो अच्छा रहा होगा आप लोग के लिए, और आगे हम लोग वीडियो डालते रहेंगे न्यू जो भी। इसके अलावा अगर आपकी कोई अलग डिमांड है कोई सब्जेक्ट की, वो आप लोग बता सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई सबसे पहले के टॉपिक है आज का आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि में हम लोग जानेंगे कि भाई आर्द्र भूमि घोषित क्यों की जाती है रामसर साइट के अंतर्गत, रामसर साइट है क्या है, इसका कब से लागू किया गया है, और भारत का इसके समान कितने, भारत की कितनी आर्द्र भूमि है इसके अंतर्गत, उन सब के बारे में एक एक करके हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इन सबको पढ़ने से पहले अपन लोगों को पता होना चाहिए कि रामसर साइट होती क्या है, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बात करने वाले हैं, एक स्टोरी के माध्यम से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले रामसर साइट की बात करेंगे, फिर रामसर साइट के बाद वेटलैंड आर्द्र भूमि होती क्या है, उसके क्या नियम है, रामसर साइट के द्वारा आर्द्र भूमि घोषित करने के क्या नियम है, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई रामसर साइट होती क्या है। अगर रामसर साइट की बात करें तो रामसर साइट रामसर कन्वेंशन है एक तरह का, ठीक है ना, एक प्रकार का समझौता कह सकते हैं। रामसर कन्वेंशन है जो ये स्टार्ट हुआ था 2 फरवरी 1971 को ये रामसर कन्वेंशन स्टार्ट हुआ था। जो रामसर कन्वेंशन समझौता है इसके अंतर्गत क्या करते हैं, वेटलैंड को किसे कौन वेटलैंड कहलाएगा, कौन वेटलैंड नहीं होगी, कौन सी भूमि होगी नहीं होगी, उन सबका जो फाइनल डिसीजन कौन लेगा। कब से स्टार्ट किया गया, 2 फरवरी 1971 को ईरान के, कहां पर, ईरान के रामसर शहर से स्टार्ट किया गया। मतलब ये अस्तित्व कब आया था, 2 फरवरी 1971 को अस्तित्व में आया था। लेकिन इस पर ध्यान रखना दोस्तों, ईरान के रामसर शहर से संबंधित है। इसके अलावा इसे लागू कब किया गया, ये आ तो गया था कब, 2 फरवरी 1971 को अस्तित्व में आ गया था, लेकिन इसे लागू कब किया गया, इसे लागू 1975 के आसपास किया गया, ठीक है ना। यहाँ आप लोगों को सॉरी 1974। तो सबसे पहले रामसर साइट रामसर कन्वेंशन अस्तित्व में कब आया था, 2 फरवरी 1971 में। तब अपन लोग समझ जाते हैं कि 2 फरवरी को अपन लोग क्या बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को, क्योंकि अस्तित्व में कब आया वहां से इसका दिवस मनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अस्तित्व में ये आया 2 फरवरी 1971 को, ये लागू हुआ 1974 को। हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में भी बात करेंगे, लेकिन अभी इसको वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है। इसे किनके द्वारा लागू किया गया था, यूनेस्को के द्वारा, ठीक है ना। तो अगर बात करें 1974 में तो ये लागू किया गया। अब आ जाती है बात कि भाई जो रामसर साइट है इसमें आर्द्र भूमियों का मतलब उसकी जैव विविधता से संबंधित है, किसे घोषित करना है किसे नहीं करना है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग आर्द्र भूमि, वेटलैंड, कि भाई ये आर्द्र भूमियों को घोषित करता है रामसर साइट के अंतर्गत। तो ये है क्या आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि वेटलैंड बोलते हैं इंग्लिश में इसे। तो आर्द्र भूमि है जो है क्या, अगर आर्द्र भूमि की बात करें तो ये एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र होता है जो अपने आप में यूनिक हो, मतलब उसका जो जैव विविधता का क्षेत्र होगा वो बहुत ही विविधता भरा होगा। मतलब वहां पर अलग अलग, अगर मान ले कोई एग्जाम्पल ले कि भाई जैसे जल और थल स्थल, ठीक है ना, समुद्र के आसपास और जलीय और थलीय स्थल जहां मिल रहे हैं, जो वहां का जो क्षेत्र है वो क्या है, नमी भरा है, नमी और दलदली, ठीक है, नमी और दलदली भरा जो क्षेत्र है, इसके आसपास के क्षेत्रों में जो जैव विविधता में बहुत सारी विविधताएं होती है। मतलब आप किसी प्रकार की विविधता देखेंगे अलग होगी, क्या होगी, यूनिक होगी, ठीक है ना। संक्रमण क्षेत्र कह सकते हैं आप, जहां पर वन और जलीय भाग का जो कनेक्शन हो रहा है, संक्रमण क्षेत्र होता है जहां पर वन्य भाग और जलीय भाग मिल रहे हैं, जहां पर नमी और दलदली वाला क्षेत्र है। तो ये क्या होगा,
ये आर्द्र भूमि होगी, ठीक है। तो आर्द्र भूमि होगी तो इसलिए यहाँ पर क्या होगी, जैव विविधता भी अलग अलग प्रकार की आप लोगों को बहुत सारी देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गई आर्द्र भूमि के बारे में बात। अगर आर्द्र भूमि में अगर वापिस आते हैं कि भाई इसमें हम लोगों ने मान लिया कि भाई आर्द्र भूमि या जैव रामसर साइट में आर्द्र भूमियों के हिसाब से इसके हिसाब से नॉमिनेट करते हैं। तो अब बात आ जाती है वापिस इस पर आ जाता है भाई रामसर कन्वेंशन के तहत इसके अंदर क्या किया जाता है, रामसर कन्वेंशन के तहत ये देखा जाता है कि जैव विविधता है कुछ यूनिक हो जैसे, और इसके अलावा यूनिक के साथ उनका पारिस्थितिकी तंत्र यूनिक हो। इसके अलावा ये भी पता होना चाहिए कि भाई अगर किसी जीव जंतुओं का या फिशेज का या किसी और जीव का जिनका संरक्षण किया जाता हो तो उनको क्या करती हैं, ये जो रामसर कन्वेंशन के तहत उसे आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। समझ रहे हैं ना। तो आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र किसके अंतर्गत किया जाता है, रामसर साइट के अंतर्गत किया जाता है। यूनिक हो, इसके अलावा अदर कोई वनरेबल जीव जंतु हो या इंडेंजर्ड जीव जंतु हो तो उनको भी संरक्षण किया जाता है। तो वो भी क्या हो गया, इसके अंतर्गत रामसर कन्वेंशन अंतर्गत एलिजिबल होता है, उसे भी घोषित किया जा सकता है। किसे नहीं किया जा सकता है कि ऐसे जगह हो जैसे चारागाह हो, ठीक है, या तालाब बोल सकते हैं, क्योंकि तालाब आप लोगों को सब जगह देखने को मिलेंगे, उसमें कोई विशेष या यूनिक कुछ नहीं होता है। सब जगह हर जगह अपने आसपास भी आप तालाब देखते होंगे, हमारे आसपास भी है, तो सब जगह क्या है, नॉर्मल तालाब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वो क्या है, यूनिक नहीं। तो अपन लोगों का मेन टॉपिक था यूनिक होना चाहिए, अलग होना चाहिए, इकोसिस्टम में उसका कुछ विशेषताएं होनी चाहिए जो दूसरे इकोसिस्टम में नहीं होती है, या अलग लोकेशन में वो चीज ना होकर वहां एक विशेष स्थान पर ही उपलब्ध होती है जैव विविधता के रूप में। तो क्लियर हो गया, ये बात हो गई रामसर कन्वेंशन के तहत। अब बात आ जाती है कि भाई सबसे पहले रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत किसे आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। सबसे पहले की बात कर रहा हूं, अभी भारत के परिप्रेक्ष्य में आएंगे, लेकिन अपन को यह भी जानना जरूरी है सबसे पहले। तो उससे पहले जाने से पहले अपन लोग जान लेते हैं कि रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 में लागू हुआ था, मतलब अस्तित्व में आया था। फिर लागू 1974 में हुआ था। फिर है ना, भारत अगर आपको ऐसा पूछ लें कि यूपीएससी जैसे एग्जाम दे रहे हो तो उसमें एक स्टेटमेंट बन सकता है कि क्या भारत संस्थापक सदस्यों में से है, क्या भाई संस्थापक सदस्यों में से है जब 2 फरवरी 1971 अस्तित्व में आया या 1974 में लागू हुआ था, क्या इसी टाइम में भारत भी शामिल हुआ था? नहीं दोस्तों, भारत शामिल हुआ था, भारत एक संस्थापक सदस्य नहीं, ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया। तो 1982 में भारत क्या हो गया था, इसमें शामिल हुआ था। तो क्लियर हो गया, भारत संस्थापक नहीं है, लेकिन एक या 2 साल के कुछ साल 2, 3 साल 4 साल के बाद में ही ये 1982 में लगभग 6-7 साल बाद में भारत इसमें ऐड हो गया। तो भारत 1982 में शामिल हुआ। ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि आप दिमाग में आए रामसर साइट आते आप सीधे 2 फरवरी 1971 में जाना है। कब अस्तित्व में आया, फिर लागू कब हुआ, फिर भारत इसमें कब सम्मिलित हुआ, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई सबसे पहले किसे आइडेंटिफाई किया था रामसर साइट के रूप में। तो सबसे पहले अगर रामसर साइट की बात करें, अस्तित्व में आई थी, तो सबसे पहले अगर बात करें तो आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया में, कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में आइडेंटिफाई किया था। क्या नाम था उसका था क्यूबर्ड पेनिनसुला, जो रामसर साइट थी, सबसे पहली रामसर साइट घोषित किया गया, मतलब आइडेंटिफाई किया गया। ध्यान रखना, आइडेंटिफाई बोल रहा हूं मैं, पहचान की गई सबसे पहले रामसर साइट की, कहां पर की गई, ऑस्ट्रेलिया के क्यूबर्ड पेनिनसुला को, ठीक है ना। तो ये क्यूबर्ड पेनिनसुला है, इसकी जो आइडेंटिफाई कब हुआ था, ये हुआ था लगभग 1974 के आसपास, ठीक है ना। तो 1974 में आइडेंटिफाई किया गया। 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ, अस्तित्व में आया, फिर लागू 1974 में हुआ। लागू होते ही सबसे पहले अस्तित्व में ये आइडेंटिफाई किसकी पहचान की गई है, वो है क्यूबर्ड पेनिनसुला। क्लियर हो गया, क्या नाम है, क्यूबर्ड पेनिनसुला, जो रामसर साइट सबसे पहली रामसर साइट है। क्योंकि दोस्तों सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, इन सब के बारे में जानना जरूरी है। हर बार अपन भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछे जरूरी नहीं, कई कबार सवाल को थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए पहले का भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। ये तो बात होगी सबसे पहले की। क्लियर हो गया, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड से रिलेटेड था, सबसे पहले से रिलेटेड हो गया। अब हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में आ रहे हैं, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सबसे ज्यादा रामसर साइट, सबसे ज्यादा अगर टोटल रामसर साइट की बात करें पूरे विश्व की, तो वो है
2414, ठीक है ना, 2414, ये ध्यान रखना है। ये हो गई टोटल। अब टोटल के अंदर ये ध्यान रखना है कि भाई किस देश में सबसे ज्यादा रामसर साइट है। अगर सबसे ज्यादा रामसर साइट की बात करें तो वो है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज्यादा रामसर साइट है और वो है 175। कितनी है यूके में सबसे ज्यादा? टोटल मैंने 2414 जो आप लोगों को बताई है कि टोटल रामसर साइट है पूरी वर्ल्ड में, ठीक है ना। अगर उसमें से मैक्सिमम की बात करें तो आप लोगों को यूके में, यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलेगी, वो है 175। क्लियर हो गया ये आप लोगों को। अब बात आ जाती है कि भाई सबसे ज्यादा तो 175 इसमें है, तो भारत में कितनी है? भारत में अगर करंट टोटल अपडेट की बात करें तो अभी भारत में 42 रामसर साइट्स है। कितनी? रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत कितनी है? 42 है। कौन कौन सी है? अपन लोग उसकी बात करेंगे जो मोस्टली करंट में अपडेट हुई है और सबसे पुरानी है, सबसे पहली कौन है, उन्हें एक एक करके सबके बारे में जानने वाले हैं। सबसे अगर ये तो बात हो गई टोटल, और अब बात आ जाती है कि भाई अब ये है आपके सामने रामसर साइट्स जो भी मैंने मोस्टली लिख लिया है, तो अब एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं कि भाई अब भारत के परिप्रेक्ष्य में आ रहा है। अभी तक हम लोगों ने समझ लिया कि वेटलैंड होते क्या है, रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ, कैसे हुआ, ठीक है ना। अब बात आ जाती है कि भाई इसमें अगर सबसे पहले रामसर कन्वेंशन की बात करें भारत में तो वो कौन सा था? चिल्का झील, और ये टाइम था लगभग 1989 के आसपास का टाइम था, ठीक है। उसमें सबसे पहले किसे? चिल्का झील और केवलादे नेशनल पार्क, चिल्का झील और केवलादे नेशनल पार्क को सबसे पहले रामसर साइट में घोषित किया। किसकी? भारत की। कब? लगभग टाइम था 1989, और क्या क्या नाम था? चिल्का झील और केवलादे राष्ट्रीय उद्यान। तो इन दोनों को रामसर साइट में घोषित किया। उसके बाद में कुछ बदलाव किए थे, अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर रामसर साइट की बात करें और सबसे बड़ी रामसर साइट की बात करेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ी रामसर साइट की बात करेंगे तो वो है चिल्का झील। क्या नाम है? चिल्का झील सबसे बड़ी रामसर साइट के रूप में घोषित किया है। चिल्का झील है जो कहां पर है? उड़ीसा में। सबके बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग छोटी और बड़ी की बात कर रहे हैं। अगर सबसे बड़ी ये है, सवाल ऐसे ही बनता है, पहली, बड़ी, छोटी, उनके बारे में सवाल बनता है, ठीक है ना। करंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, अभी करंट में कौन कौन से अपडेट हुआ है उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी अगर बात करें कौन सी है? चिल्का झील है जो सबसे बड़ी रामसर साइट है। क्लियर हो गया। अब अगर आगे आ जाते हैं, आगे आप लोगों को यहाँ पर सबसे बड़ी की तो बात हो गई, तो सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी है रेणुका, रेणुका वेटलैंड। क्या नाम है? रेणुका वेटलैंड है जो हिमाचल प्रदेश में है, और ये सबसे छोटी भारत की टोटल कितनी? 42 में से सबसे बड़ी की बात करें चिल्का झील है, और रेणुका वेटलैंड है जो सबसे छोटी रामसर साइट है, ठीक है ना। आर्द्रभूमि संरक्षित क्षेत्र है। क्लियर हो गया। तो ये तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी की बात हो गई। अब बात आ जाती है कि भाई सबसे ज्यादा भारत में किसकी है? विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने देखा कि 175 यूनाइटेड किंगडम की है और भारत की 42 है। तो अगर भारत में, भारत के किन राज्यों में सबसे ज्यादा है? भारत में 29 स्टेट्स हैं, ठीक है, 28 है, जो भी है। क्लियर हो गया। तो इसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि भाई जो यूपी में मैक्सिमम है टोटल, भारत में सबसे ज्यादा अगर राज्यों में सबसे अधिक मात्रा में आर्द्रभूमि संरक्षित क्षेत्र है, ठीक है ना, वो है 8। किसके? यूपी में है जो सबसे अधिक मात्रा में 8 है। करंट से काफी अपडेट हुआ है, डेटा काफी बदले हैं, तो मैं आप लोगों को 2020 दिसंबर के डेटा के आसपास के चीजें अपडेट कराने वाला हूँ, ठीक है ना। 2020 अभी उसके बाद कुछ काफी चेंज खास नहीं हुआ है, तो आप लोगों को वो डेटा तो एटलीस्ट याद रखने ही है, क्योंकि उस समय अलग अलग 2020 में जनवरी में लगभग 10 वेटलैंड आर्द्रभूमि संरक्षित क्षेत्र, और उसके बाद फिर 5, तो लगभग 15 है जो नए करंट अपडेट से जुड़े हुए हैं। उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे ज्यादा किस राज्य में आर्द्रभूमि संरक्षित क्षेत्र है? वो है उत्तर प्रदेश में। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग एक एक करके हम सब के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें लद्दाख क्षेत्र में, लद्दाख क्षेत्र में दोस्तों आप लोगों को देखने को, उसको पढ़ने से पहले मेरे हिसाब से आप लोगों को जो करंट में
क्योंकि वो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती हैं। तो करंट वाले 15 कौन सी है उसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसे 2020 में आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। सबसे पहले 10 जनवरी में की थी, फिर अक्टूबर में 2 और फिर नवंबर में कुछ करके टोटल 15 आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो 15 करंट अपडेट है जो मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाते हैं, कैसे उसके बारे में एक करके बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि भाई पंजाब में करंट अपडेट कौन कौन सी है। करंट वाले बता रहा हूं दोस्तों, जो मैंने रेड डॉट बना रखे हैं ये सारे करंट अपडेट है। तो सबसे पहले अगर बात करें व्यास संरक्षण रिजर्व, जो व्यास संरक्षण रिजर्व है इसे भी आर्द्र भूमि संरक्षित घोषित किया गया है। बस नाम याद रखना है, बाकी डिटेल मैंने सारी बता दी है। तो व्यास संरक्षण रिजर्व है जो पंजाब से संबंधित है। इसके अलावा पंजाब में 2 और हैं, उनका नाम है केशवपुर कम्युनिटी रिजर्व, ध्यान रखना है, केशवपुर कम्युनिटी रिजर्व और नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य। ये 3 है जो करंट से अपडेट है अभी लेटेस्ट करंट में, 1 साल के करंट में देखेंगे तो आप लोगों को पंजाब में 3 है जो आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं, व्यास संरक्षण रिजर्व, केशवपुर कम्युनिटी रिजर्व और नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये हो गई करंट वाली बात, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आगे आ जाते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अगर जनवरी की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था जनवरी में, क्योंकि दोनों करंट वाले हैं, ध्यान रखना दोस्तों। इसके जो दोनों आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र करंट वाले हैं, लेकिन जनवरी के आसपास नंदूर मधमेश्वर क्या है, नंदूर है जो आरक्षित आर्द्र भूमि आरक्षित क्षेत्र है जो सबसे पहला महाराष्ट्र का आगे सबसे पहले आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र की बात करें किसे घोषित किया गया, नंदूर मधमेश्वर को या नंदूर को, ठीक है ना। अगर उसके बाद इस समय लगभग अक्टूबर या नवंबर के आसपास, अक्टूबर या नवंबर किसके 2020 के लोनार झील को भी आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तो महाराष्ट्र में दोनों नए हैं, लेकिन पहला कौन सा है, नंदूर, दूसरा है लोनार झील, ये ध्यान रखना आप लोगों को। तो ये अगर ये करंट वाले हैं सारे जो अभी मैं बता रहा हूँ, अभी करंट वाले बता रहा हूँ, बाकी ओल्ड वाले भी सबके बारे में बात करने वाले हैं। तो नंदूर और लोनार हो गए महाराष्ट्र से संबंधित है। अब आगे आ जाते हैं, आगे हम लोग आ जाते हैं कि उत्तराखंड में, यहाँ उत्तराखंड यूटी शब्द मैंने उत्तराखंड के लिए यूज किया है। तो उत्तराखंड में भी दोस्तों नया आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र पहला या नया घोषित किया गया, उसका नाम है आसन संरक्षण रिजर्व। आसन है जो कहां से है, उत्तराखंड राज्य से संबंधित है और इसे नया या पहला आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया उत्तराखंड का। जैसे महाराष्ट्र में नंदूर किया पहले, फिर उसी साल में महाराष्ट्र में लोनार झील को भी आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। क्लियर हो गया, ये हो गई उत्तराखंड की बात। यहाँ पर आप लोगों को लद्दाख क्षेत्र में सोकार आर्द्र भूमि परिसर, क्या नाम है, सोकार, या आप आधा तो पढ़ के कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको मैं सोकार आर्द्र भूमि परिसर है, ये भी करंट से अपडेट है और ये किस राज्य से संबंधित है, लद्दाख राज्य से, ठीक है। अगर और करंट की बात करें दोस्तों यूपी में, जो कि सबसे ज्यादा आरक्षित क्षेत्र भी है यहाँ पर, तो अगर बात करें यूपी में आप लोगों को नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य या नवाबगंज आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य हो गया, नहीं पार्वती अर्गा आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र, ठीक है ना। ये 2 हो गए, 1 और 2। तीसरा ये है ऊपरी गंगा नदी जो ब्रज घाट से नरोरा से खिंचाव तक, ठीक है ना। तो ये आप लोग ऊपरी गंगा नदी हो गया, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो कि करंट अपडेट है, ठीक है ना। ये जो नवाबगंज है, पार्वती अर्गा, ये दोनों करंट अपडेट है। और समसपुर जो मैंने रेड कलर में डॉट बता रखे हैं, ये क्या करंट अपडेट है सारे। तो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी करंट अपडेट है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी करंट अपडेट है। सरसई नावर झील है जो, ये भी करंट अपडेट है। और सुर सरोवर और समन, ये जितने भी हैं आप लोगों को यहाँ पर 5 और 2 शांत आप लोगों को आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र देखने को मिलेंगे। ये सब कहां पर है, यूपी में, ठीक है ना। और ये भी आप लोगों को पता है यूपी में सबसे ज्यादा आरक्षित क्षेत्र है, टोटल कितने हैं, 8 है। क्लियर हो गया, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा करंट के जो थे दोस्तों 15 लगभग आपके सामने 15 है, ये जो रेड डॉट में मैंने बता रखे हैं। क्लियर हो गया, रेड डॉट में जो बता रखे हैं वो है 15, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं कि जो पुराने जो बचे हुए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से। सबसे पहले लद्दाख से ही बात कर लेते हैं। लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश घोषित हो चुका है, तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है वो यूनियन टेरिटरी है, जो भी है उसके बारे में हम लोग बात करें। लद्दाख में आप लोगों को सो मोरारी, ठीक है, सो मोरारी या मोरीरी जो बायोस्फीयर रिजर्व
जो आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र है किस राज्य से संबंधित है या किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? वो है लद्दाख क्षेत्र से। क्लियर हो गया। इसके अलावा मैंने इसके बारे में पहले बात कर ली है, शोकार आर्द्र भूमि परिसर, ये किसका ये करंट अपडेट था इसलिए मैंने इसको पहले बता दिया है। अब बात आ जाती है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में दोस्तों आप लोगों को 3 वेटलैंड देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? ओकरा वेटलैंड, हुल्लर झील और सुरिसार मानसर झील है, जो ये तीनों है जो आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। क्लियर हो गया। ये आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ रटने या कुछ स्पेशल ट्रिक की जरूरत है नहीं। जो लिख रखा है उसे 2-3 बार पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएगा। आगे आ जाते हैं। आगे हिमाचल प्रदेश में बात करें तो यहाँ पर आप लोगों ने सबसे छोटे रेणुका वेटलैंड के बारे में तो बात कर ली, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को चंद्रताल वेटलैंड और पोंग बांध झील वेटलैंड देखने को मिलेंगे। जो यहाँ पर जो आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र है कौन कौन से? चंद्रताल वेटलैंड, पोंग बांध झील और रेणुका वेटलैंड है, जो कहां से? एचपी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। क्लियर हो गया। अब आगे आ जाते हैं। पंजाब में मैंने आप लोगों को करंट वाले बता ही दिए हैं, व्यास संरक्षण निजोर, केशवपुर और नांगल है जो करंट अपडेट है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को हरिके झील आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र है, कजली, ठीक है ना, कंजली या कजली, ये भी किसका है? पंजाब से संबंधित है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लोगों को रोपड़ झील भी देखने को मिलेगी। ये जितने भी पांचों हैं ये भी किसके संबंधित है? ये आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र है पंजाब राज्य से संबंधित। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं राजस्थान पर। राजस्थान में आप लोगों को 2 आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र देखने को मिलेंगे, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सांबर झील। कौन कौन से? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील है जो राजस्थान के आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में आप लोगों को एक देखने को मिलेगा नाल सरोवर या नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, जो कि आर्द्र भूमि संरक्षित जो 42 टोटल है उसमें भी इसका नाम है। गुजरात में एक ही है, ठीक है ना। महाराष्ट्र की हम लोगों ने बात कर ली है। एमपी में बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर ये पहले ये करंट करनी है, बट आप लोगों को सारी चीजें पता होनी चाहिए। करंट को रिलेट करके भी दे सकते हैं, जिससे सुमेलित करके क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें हो सकता है करंट के 2 देके 2 उससे पहले वाले दे दे, तो आप लोगों को ये सारे पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश का कौन सा है? भोज वेटलैंड। क्लियर हो गया। आगे अगर बात करें तो केरला की बात करें, केरला में 2 है पहले से है। ये कौन से हैं? सतमकोटा और वेमनाड। क्या नाम है? सस्तम कोटा झील और वेमनाड कोल वेटलैंड और अष्टमुडी वेटलैंड। 3 कौन कौन से हैं? सस्तम कोटा झील, वेमनाड कोल वेटलैंड और अष्टमुडी वेटलैंड। ये तीनों हैं जो आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र घोषित किए जा चुके हैं। क्लियर हो गया। आगे अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में आप लोगों को पॉइंट कैलिमेरे वन्यजीव अभ्यारण्य या पक्षी अभ्यारण्य है जो जिसे आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसमें कुछ नहीं है, फैक्ट है दोस्तों, जो समझाना था मैंने पहले समझा दिए हैं। बाकी आप लोगों को देख के 2-3 बार पढ़ के आराम से याद हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में आप लोगों को दोस्तों कोलेरू है जो आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है ना। कोलेरू झील है जो। ओडिशा के बारे में बात कर ली है, चिल्का झील जो कि सबसे बड़ी आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र है। और यहाँ पर उड़ीसा में एक और देखने को मिलेगी, ओडी शब्द उड़ीसा के लिए यूज किया, भितरकनिका, ठीक है ना। ये भी आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित है। क्लियर हो गया। आगे अगर बात करें पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में आप लोगों को दोस्तों 2 आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र देखने को मिलेंगे, वो है सुंदरवन डेल्टा और पूर्व कलकत्ता वेटलैंड, ठीक है ना। कौन कौन से? सुंदरवन डेल्टा और पूर्व कलकत्ता वेटलैंड देखने को मिलेंगे। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। इतना ही ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा, ये टी शब्द किसके लिए मैंने यूज किया? त्रिपुरा के लिए। त्रिपुरा में यहाँ पर रुद्र सागर झील है जो आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। क्लियर हो गया। आगे आ जाते हैं मणिपुर, क्योंकि मणिपुर अगर हम लोगों ने एग्जाम्पल तो नहीं देखा फिर भी आप बता देते हैं। मणिपुर है जो लोकटक झील, यहाँ पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी जिसमें ये बताया गया है यहाँ पर केबुल लामजाओ जो तैरता हुआ नेशनल राष्ट्रीय पार्क है, तो एक प्रकार से अपने आप में यूनिक हो जाता है, क्योंकि अपन लोगों ने जाना है कि भाई जो यूनिक होता है पारिस्थितिकी तंत्र अपने आप में यूनिक होते हैं, जगह नहीं होता है, तो उसे क्या आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। अगर बात करें असम में, असम में आप लोगों को दीपोर बिल है जो आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र में घोषित देखने को मिलेगी। तो ये थे दोस्तों। एक और ये है बिहार, बिहार में आप लोगों को काबर तल, ये भी करंट से रिलेटेड, ये शायद मैंने बताया नहीं है पहले,
ये जो बिहार में काबरतल है जो, ये भी करंट से अपडेट है। तो करंट से अपडेट आप लोगों को 10 + 5 मतलब 15 आप लोगों को करंट से अपडेट 15 है, जो एक को एक आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा पहली, लास्ट, छोटी, ऑलमोस्ट ये सारी चीजें आप लोगों को बार बार पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट थी इसको मैंने दोस्तों अच्छे से बता दिए हैं। अब आप लोगों का काम है कि भाई इसको 2-3 बार देखें, वीडियो को रिप्ले करके देखें। समझ में नहीं आया तो अगर वीडियो में किसी प्रकार के दोस्तों कोई कमी रही हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आने वाले वीडियो में उसमें सुधार किया जा सके। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।